नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। अभी तक आप सबको पता चल गया होगा कि भाई साहब अल नीनो वो बहुत ही ज़्यादा मज़बूती के साथ आने वाला है। इससे होगा क्या? ये एक ऐसा नेचुरल इफ़ेक्ट है, जहाँ पर गर्मी जो है आप देखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हार्श पड़ेगी और जो मानसून है, वो बहुत कम होने वाला है। तो यहीं पे हमारा ये मानना था कि जो पोटेंशियल है ना, बहुत ही तेज़ समर का, हमको ये देखना है कि 5 हम मिड और स्मॉल कैप स्टॉक में हम जो 5 अलग-अलग सेक्टर्स हैं, यहाँ पर कंपनी की चर्चा करेंगे। अच्छा देखो, जैसे ही समर हार्श होने वाला है, मानसून कमज़ोर होने वाला हम सुनते हैं, सबसे पहला सवाल आता है, वो है कि भैया किसको होगा फ़ायदा? टेम्परेचर बढ़ेगा, पावर कंज़म्पशन बढ़ेगा और जो कंज़्यूमर की हैबिट्स हैं, वो चेंज होगी। तो यहाँ पर मैं ना उन स्टॉक की चर्चा कर रहा हूँ, जो 5 अलग सेक्टर से हैं। वो स्टॉक जो आप कह सकते हैं आप बहुत समय से सवाल पूछ रहे थे, तो उसके ऊपर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। 5 अच्छाई, 5 बुराई उस स्टॉक में हम करेंगे और इसमें जो शुरुआत मैं करने वाला हूँ, वो है कंज़्यूमर ड्यूरेबल, एसी मैन्युफैक्चरिंग में और सबसे पहला नाम आता है एम्बर एंटरप्राइज़ इंडिया लिमिटेड का। ये मेरे को ना सबसे फ़ेवरेट स्टॉक लगता है। अच्छा, इस सेक्टर बता दूँ, कुछ अन्य स्टॉक भी हैं, जैसा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ठीक है? फिर आता है आपका, सबको पता है भाई साहब, वोल्टास, फिर आता है एक ठो ब्लू स्टार। लेकिन मुझे लगा ये एम्बर के ऊपर चर्चा करनी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग आपको इनके स्टॉक्स की वीडियो फ्री मिल जाएंगी, लेकिन एम्बर के नहीं मिलेंगे। और इससे पहले भी मैं आप देखोगे वोल्टास और ब्लू स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में तो हम इतने पुराने समय से बोलते आ रहे हैं, जब उसका वर्स्ट फेज चल रहा था। मुझे ऐसा लगता है मैं पिछले 2-3 महीनों में 2 बार पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वोल्टास, इन सब की चर्चा कर चुका हूँ कि भैया अगर अब नहीं लोगे बॉटम फिशिंग के लिए, तो कब आप रखेंगे अपने वॉच लिस्ट में। और इसीलिए अब अंबर एंटरप्राइज की चर्चा हम यहाँ करेंगे कि भैया हो क्या रहा है। तो देखो, एज अ प्राइमरी ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फॉर जो बड़े एसी ब्रांड्स हैं, एम्बर सीधा डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा वॉल्यूम सर्ज में कूलिंग प्रोडक्ट्स के। इसके फायदे पता है वो क्या है? मार्केट शेयर 70% मार्केट शेयर आउटसोर्स होता है एसी मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में, यही करता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इनके पास खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ कंपोनेंट जैसे पीसीबी, मोटर, जो इनके मार्जिन्स को इंप्रूव करते हैं कंपेयर टू जो प्योर असेंबलर्स होते हैं। यानी खुद ही के यहाँ आप जो कंपोनेंट वो प्रोड्यूस करते हो, तो आपके पास जो थर्ड पार्टी जो आपको देना पड़ता है पैसा, उसके बजाय मार्जिन आप खुद में इंप्रूव कर लेते हो। फिर पीएलआई स्कीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलविंड है फ्रॉम गवर्नमेंट इंसेंटिव फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए ये कुछ फायदे हैं। अच्छा, तो बुराई क्या भैया एम्बर की? बुराई यह है कॉमोडिटी रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सेंसिटिव होती है टू फ्लक्चुएशन कॉपर और एल्यूमिनियम प्राइसेस की। लेकिन देखो यार, ये चीज़ें पीछे जा चुकी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसा कोई डर नहीं है जो हुआ नहीं। हमें देखा है पिछले समय में जो कॉपर और एल्यूमिनियम प्राइस कितने ज़्यादा ऊपर थे, यही कारण है कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्राइस इन है। लेकिन अगर आप एसी मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगा रहे हो, तो ये तो एक डायरेक्ट इसमें इशू रहता ही है। फिर है हाई वर्किंग कैपिटल, ये बिजनेस रिक्वायर करता है बहुत ही ज़्यादा कैश टाइड अप विद इन इन्वेंट्री अहेड ऑफ द पीक समर, ये प्रॉब्लम होती है भाई। फिर सीजनैलिटी, अब भाई समर सीजन ना इसका पीक होता है। अगर एक कमज़ोर समर आए या मानसून चला आए, तो ये बहुत ही बड़ा इन्वेंट्री ओवरहैंग कर लेता है। लेकिन इस बार जस्ट इसका उल्टा होने वाला है, तो ये चीज़ इसके खिलाफ जाते हुए दिखाई देगी। मैं कह रहा हूँ मतलब इसके फायदे में दिखाई जाएगी, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इस बार तो अल नीनो आने की बात हो रही है। फिर आते हैं हमारे दूसरे एफएमसीजी में समर स्टेबल, और स्टॉक का नाम है जाइडस वेलनेस। देखो भाई, जाइडस वेलनेस जो है ना, वो ओन करता है कुछ आइकॉनिक समर ब्रांड, जैसे सबसे पहला है ग्लूकॉन डी, फिर है नाइसिल प्रिकली हीट पाउडर। और आप देखोगे एक मैसिव स्पाइक रूरल और अर्बन डिमांड में ड्यूरिंग हीट वेव। और इस बार की पता है आपको समर प्रॉब्लम क्या है? भले ही कहा जा रहा है कि इस बार समर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इस बार जो नंबर ऑफ हीट वेव्स हैं और जो हीट वेव की इंटेंसिटी रहेगी, वो बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो हीट वेव में डायरेक्ट फ़ायदा होगा। तो इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है? तो प्रोज क्या है भैया? देखो, पहला है कैटेगरी लीडरशिप, ग्लूकॉन डी होल्ड करता है 50% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर ग्लूकोज पाउडर सेगमेंट में। फिर है ब्रांड लॉयल्टी, स्ट्रॉन्ग टॉप ऑफ माइंड रिकॉल दैट कॉम्पिटिटर फाइंड डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस।
भाई साहब अगर आप ग्लूकोज लेने जाओगे ना तो आप ग्लूकॉन डी ही मांगोगे और डाबर का नहीं मांगोगे, आप ग्लूकॉन डी मांगोगे जिस पैकेट आपको मिलेगा। आप बोले भाई साहब हमको सिंपल ग्लूकॉन डी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन मैसिव रिच है इसकी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में, जहाँ पर जो हीट एग्जॉशन है वो एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, स्पेसिफिकली जहाँ पे ओपन लेबर हुआ जाता है, वहाँ पे ये चीज़ें ओआरएस घोल बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, तो इसका कॉन्स क्या है? कॉन्सेंट्रेट रेवेन्यू, इसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन और जो एनुअल सेल है ये कंप्रेस होकर के सिंगल क्वार्टर में हो जाता है, वो है क्वार्टर 1 जो रहता है पीक सीजन। और यही कारण है कि अब सबसे ज़्यादा बेनिफिट कमाने का मौका ज़ाइडस वेलनेस के पास इसी बार बैठा है। फिर है रॉ मटेरियल कॉस्ट, अगर जो लगातार बढ़ते शुगर और पैकेजिंग मटेरियल के प्राइसेस हैं वो ग्रॉस मार्जिन स्क्यू कर सकते हैं, लेकिन ये डर मुझे लगता है इस बार हो चुका है क्योंकि जो पिछला क्वार्टर है वो ऑलरेडी बहुत बुरा जा चुका है, तो जो लो बेस इफेक्ट है शायद इस बार फायदा करे। एड स्पेंडिंग इंटेंसिटी, जो हाई कंपटीशन है वो रिक्वायर करती है हैवी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीक सीजन। तो ये भाई मैं काउंस नहीं कहूँगा, ये आप कह सकते हैं हज़ार्ड, इन्वेस्टमेंट हज़ार्ड है, यानी अगर आप इसमें निवेश कर रहे हो तो इसके साथ जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। ये चीज़ें हो गई। फिर आते हैं हम लोग अपने तीसरे पे, पावर और यूटिलिटी में। देखो आप अगर मेरे पुराने व्यूअर हैं तो भाई चाहे टाटा पावर हो, चाहे आप कह सकते हो वारिन एनर्जी हो, आप अडानी पावर हो, इन सब में मैंने लगातार बार बार हर स्टॉक की वीडियो बनाई हुई एनालिसिस में। मुझे ऐसा लगा इस पर कुछ डिफरेंट अप्रोच लेते हैं और CSC लिमिटेड की बात करते हैं। देखो जैसे जैसे एयर कंडीशन की यूज़ बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल कूलिंग होगी, तो रिकॉर्ड हाई पावर डिमांड होगी। और CES मैनेज करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कलकत्ता, पार्ट्स ऑफ राजस्थान और एरिया जो प्रोन है एक्सट्रीम समर हीट के, तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी CESC है। CSC आपको डिविडेंड भी अच्छी देता है। तो इसमें फ़ायदा क्या है, अगर आप चाहते हैं CSC में एक कंप्लीट एनालिसिस का डीबैलेंस वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में बनाएगा, माना मैं कंप्लीट एनालिसिस के वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। देखो इन इलास्टिक डिमांड, पावर कंजक्शन ये ज़रूरी है, ये लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। और जब पीक डिमांड आता है ड्यूरिंग हीट वेव, ये अलाउ करता है हायर यूटिलाइजेशन। फिर हाई डिविडेंड, हिस्टोरिकली कंपनी ऑफर करती है एक स्टेबल डिविडेंड जो प्रोवाइड करती है सेफ्टी नेट फॉर इन्वेस्टर। फिर है रेगुलेटेड रिटर्न, जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिजनेस ऑपरेट ये कॉस्ट प्लस मॉडल में करती है, यानी एक स्टेडी कैश फ्लो इसमें आपको आता ही मिलता ही रहेगा। कॉन्स क्या है? सिंपल चीज़ है, पावर को देखती है, अगर कोल प्राइस बढ़ते हैं ग्लोबली इसका इम्पैक्ट जनरेशन साइड ऑफ द बिजनेस में भी आता है। फिर कर्जे, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन रिक्वायर करता है बहुत ही ज़्यादा पैसा एक्सपेंडिचर, जिसके कारण बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा लेवरेज हो जाती है। फिर आता है क्या? रेगुलेटरी रिस्क। देखो जो टैरिफ में चेंज आया है, टैरिफ स्ट्रक्चर में चेंज आया है बाय स्टेट रेगुलेटर, ये कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें पीछे रह जाती हैं अगर इस बार वाकई में बहुत ही पीक है हीट वेव आपको देखने को मिलता है। अब एक स्टॉक है वो है नवीन फ्लोरिन। देखो हर एसी और रेफ्रिजरेटर को क्या ज़रूरत पड़ती है? रेफ्रिजरेंट गैसेस की। नवीन फ्लोरिन ना एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है फ्लोरोकेमिकल स्पेस में जो प्रोवाइड करता है फ्यूल फॉर द कूलिंग इंडस्ट्री। प्रोस क्या है? निश प्लेयर, इसमें हाई एंट्री बैरियर है क्योंकि इसमें एक अलग किस्म की टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए जो रिक्वायर करती है फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री। और यार देखो नवीन फ्लोरिन में ना, अगर मैंने पिछले साल जब भी सबसे बुरा समय चल रहा था पूरी केमिकल सेक्टर का, नवीन फ्लोरिन के ऊपर हमने बहुत वीडियोस बनाए थे, क्योंकि एक बहुत ही शानदार कंपनी को अगर आप उसके सबसे बुरे समय में एक्यूमुलेट करते हो, लमसम नहीं एक्यूमुलेट करते हो, तो ये तो समय, क्योंकि नवीन फ्लोरिन ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है ना, तो नवीन फ्लोरिन को जब ये बहुत नीचे था वहाँ पे एक्यूमुलेशन करना बेस्ट था। अभी आप देखोगे थोड़ा चढ़ा हुआ है, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछना चाहिए कि भाई ये कहीं चल तो नहीं गया है। फिर है एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड रहती है ग्लोबल मार्केट से अलॉन्ग साइड जो डोमेस्टिक कूलिंग रिक्वायरमेंट है। फिर CDMO बिजनेस, बियॉन्ड रेफ्रिजरेंट आप देखोगे इनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी है जो फॉर फार्मा दैट प्रोवाइड एक डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम, यानी ये आपके साथ रेफ्रिजरेंट का बिजनेस आता है, फार्मा से भी आता है। तो भाई साहब कॉन्स क्या है, यानी कुछ कमी क्या है इसके बिजनेस में? पहला है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, जो ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स ग्रीनर रेफ्रिजरेंट, उसमें क्या रिक्वायर करता है कि भाई साहब को लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैसा डालना पड़ेगा और
कैपिटल को भी इन सब में और डालना पड़ेगा। फिर है ग्लोबल प्राइसिंग, जो रेफ्रिजरेंट गैस सेगमेंट है ये सब्जेक्ट है टू इंटरनेशनल प्राइस साइकिल्स। फिर है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, जो डिले है ना इन कमीशनिंग न्यू प्लांट कैन लीड टू टेम्परेरी अर्निंग मिसेस। ठीक है ना। फिफ्थ क्या आता है, डेयरी और आइसक्रीम हेरिटेज फूड लिमिटेड। और भाई देखो यार, अगर आप पुराने व्यूअर हो, हेरिटेज फूड में जितना बुलिश मैं रहा हूँ, जितना मैंने इस चर्चा की है स्टॉक की, डिस्क्लोजर में हेरिटेज फूड को मैंने 150 से 180 से लेकर के इवन 600 सवा 6 तो जो इसने 600 के आसपास खाई लगाया था वहाँ तक की स्टॉक को रखा था। वो उसका पीक सीजन था पिछले साल में, मैंने इसे बेचा भी नहीं था। उसके बाद से पिछले के पिछले साल शायद रहा होगा, उसके बाद से अपन ने बेचा नहीं। अभी भी बहुत भयानक गिरावट हुई, 300 के आसपास आया। और जब भी 300 साढ़े 300 के आसपास था, मैं आपको बता दूं, मेरी फैमिली मेम्बर में मैंने यहाँ पे और ऐड ऑन कराया था। ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें मैंने ऐड ऑन नहीं किया था, बल्कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट की थी। और देखो, जो समर डिमांड है ना, चाहे वो कर्ड के लिए हो, बटर मिल्क हो, आइसक्रीम हो, वो स्काई रॉकेट हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर देखता है वे टू स्टे कूल। और हेरिटेज फूड का एक स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है वैल्यू एडेड डेयरी सेगमेंट में। ठीक है, तो प्रोज क्या है भाई साहब, पहला है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, दही और आइसक्रीम, ये इन्हें हायर मार्जिन प्रोवाइड करती है दैन प्लेन लिक्विड मिल्क। देखो यार, एक जो दूध की कंपनी होती है ना, चाहे हेरिटेज फूड हो, अमूल हो, दूध आपको ग्राहक के पास पहुंचाता है एज अ ब्रांड। मार्जिन आपको दूध, दही, आइसक्रीम, बटर मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, ये आपको मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तो जो दूध का बिजनेस होता है ना, वो बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस इसलिए करती है कंपनी, ताकि वो आपको एज अ ब्रांड हर दिन याद दिलाए कि वी एग्जिस्ट। और जब आप आइसक्रीम सोचो या सोचो, तो आप हेरिटेज फूड की जो आइसक्रीम उसे ले पाओ, या कोई भी आप, मैं बात कर रहा हूँ। और हेरिटेज फूड ने अपने वैल्यूड सेगमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फिर क्या है, डायरेक्ट सोर्सिंग, एक बहुत ही मजबूत प्रोक्यूरमेंट नेटवर्क है इनका, जो हेल्प करता है सप्लाई चेन इफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए। ओके नाउ, अब है अर्बन एक्सपोजर, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनका हाई कंजम्पशन मेट्रोपॉलिटन हब्स में। तो भाई कौन क्या है, यानी प्रॉब्लम क्या है इनकी, वो है पेरिशेबिलिटी। जो हाई टेम्परेचर है ना, अगर वो बढ़ता है तो जो रिस्क हो जाता है स्पॉइलेज का, और रिक्वायर एक्सपेंसिव कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स। ठीक है, और यार ये तो हर दूध की कहानी का, डेयरी में निवेश कर रहे हो आप, वो भी गर्मी में, तो दूध फटेगा ही, हम सबको पता है। प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, देखो यार ये एक चीज़ है, अगर अल नीनो आता है ना तो क्या करता है, फूडर शॉर्टेज का पैदा करता है, यानी जो चारा हम जानवरों को खिलाते हैं उसकी कमी होती है। दूध प्रोक्योरमेंट जो प्राइस है वो बढ़ सकता है, और ये मार्जिन को हर्ट कर सकता है। जितना हर्ट पिछले 2-3 क्वार्टर में इसके मार्जिन का हुआ है, उससे ज़्यादा होगा, इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। फिर है रीजनल कॉन्सेंट्रेशन, देखो कंपनी एक्सपैंड तो कर रही है, लेकिन अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा रिलायंट है साउथ इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है नाउ, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। आप कंपैरिजन करोगे तो आप पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हो क्या प्लस है क्या माइनस है। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे आती है। मुझे ऐसा लगता है एक छोटे से वीडियो में जो भी कंफर्म आप कर सकते थे, हमने कवर कर सकते थे, हमने किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।